एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। वैसे तो साधारण रीति से 12 महीने का वर्ष माना जाता है, पर कभी कभी 13 महीने का भी वर्ष होता है। पर यह बात केवल चांद्र मास में ही होती है और मास सदा वर्ष में 12 ही होते हैं। चांद्र मास की वृद्धि का हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कहते हैं, 60 दंड का माना जाता है, पर एक तिथि का मान 58 दंड का माना जाता है। इसलिए 30 दिनों में 31 तिथियां पड़ती हैं। इस हिसाब से चांद्र वर्ष और सामान्य वर्ष में प्रतिवर्ष 12 दिन का अंतर पड़ा करता है, जो 5 वर्ष में पूरे 2 महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे अधिक महीने को हम मल मास कहते हैं। वह चांद्र मास जिसमें सूर्य की संक्रांति पड़ती है शुद्ध मास कहलाता है, पर संक्रांति वर्जित मास 3 प्रकार के माने गए हैं। यह मल मास प्राय फागुन से अगहन तक 10 ही महीनों में पड़ता है। पैरा साधारणतः 30 दिन का होता है, पर कोई कोई महीने इससे अधिक और न्यून भी होते हैं। आजकल भारतवर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं, जिसमें देशी, अरबी और अंग्रेजी प्रमुख है। देशी या हिंदी महीने 4 प्रकार के होते हैं: सौर माह, चंद्रमास और सावन मास। अरबी महीना एक प्रकार का चंद्र मास है, जो शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी महीना सौर मास का एक भेद है, जिसमें संक्रांति से महीना किंतु प्रत्येक माह के दिन नियत होते हैं, जो काल प्रचलित या चंद्र वर्ष में उसे सौर वर्ष के बराबर करने के लिए जोड़ा जाता है, उसे मल मास कहते हैं। देशी वर्षों में तीसरे वर्ष मल मास होता है और उस समय वर्ष में 12 महीने न होकर 13 महीने होते हैं। अंग्रेजी वर्षों में प्रति चौथे वर्ष मल मास का एक दिन अधिक बढ़ाया जाता है, पर अरबी महीनों के वर्षों में सौर वर्ष से मेल मिलाने के लिए मल मास का काल नहीं जोड़ा जाता। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष सौर से लगभग 1 महीना का अंतर पड़ जाता है। देशी महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन कहलाते हैं। अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर आदि गणना में लिए जाते हैं। मासिक वेतन वह वेतन कहलाता है जो महीने भर काम करने के बदले काम करने वाले को जो धन मिले उसको मासिक वेतन कहते हैं। पैरा पूजनीय महोदय, मैं आपसे मिलावट के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि वह यह है कि एक जमाने में हम फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया करते थे, पर आज हम इसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पन्न उत्पाद से मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादित हो रही वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है और यहीं से मिलावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुराने जमाने में हमारे देश के अंदर दूध की नदियां बहा करती थी। दूध में पानी मिलाने की बात अब काफी पुरानी हो चुकी है। आज दुकानदार
मौसमी फलों को हरा, लाल, पीला रखने के लिए रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध पानी में मिलावट शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका कोई असर नहीं होता है। पश्चिमी देशों के अंदर मिलावट करने वालों के लिए काफ़ी सख्त कानून बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर भी लचर कानून व्यवस्था के स्थान पर सख्त कानून बनाने से ही मिलावटखोरी और मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सकता है। पैरा देश में अपना पैर पसार चुकी 7 घातक बीमारियों की पहचान की जा चुकी है। हमारा लक्ष्य साल 2020 तक भारत को पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों से मुक्त कराने के लिए टीकाकरण मुहिम चलाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। बताया जाता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में करीब 200 जिला अस्पतालों में यह काम किया जाएगा, फिर पूरे देश में किया जाएगा। यहाँ मैं साफ कर देना चाहूँगा कि आज हमारे देश में ऐसे अभियानों की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुपोषण से हर साल लाखों बच्चे मर रहे हैं और अधिकांश क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। आज राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना पर नज़र रखने की आवश्यकता है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का अभाव है, जांच सुविधाओं का अभाव है। वहां समय पर बेहतर इलाज न हो पाने से हमारी निर्भरता निजी अस्पतालों पर बढ़ती जा रही है। अब जरूरी हो गया है कि चिकित्सा केंद्रों का अच्छी तरह से विकास किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार से इलाज की व्यवस्था की जाएगी तो निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आसानी से इन अस्पतालों में बीमारियों का इलाज हो सकेगा। पैरा इस बार मानसून पर दोहरी मार पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। उत्तर भारत में हो रही लगातार बेमौसम बरसात और प्रशांत महासागर समुद्र गर्माने के कारण मानसूनी बारिश सामान्य से कम होने की संभावना बताई जा रही है। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के बारे में कहा जा रहा है कि समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से आधा डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी का रुझान सामने आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्रीय तापमान में हो रही वृद्धि को देखते हुए अल नीनो का खतरा बढ़ गया है। यदि यह समुद्रीय तापमान और बढ़ता गया तो अल नीनो बनना तय माना जा रहा है। पैरा मुझे याद है कि अल नीनो से संबंधित आशंका पिछली बार भी जताई गई थी, लेकिन तापमान बढ़ते बढ़ते सितंबर निकल गया था और इसका प्रभाव मानसून पर नहीं पड़ा था। पिछली बार बारिश कम हुई थी, एल नीनो बताता है, तो यह जरूरी नहीं कि बारिश कम होगी। पहले उदाहरण बताते हैं कि एल नीनो के कारण बारिश कम होने की आशंका 66% और सामान्य होने की संभावना 44% होती है। खतरा सिर्फ अल नीनो का नहीं है। इस बार उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में लगातार हो रही बारिश से गर्मी नहीं पड़ रही है। मानसून के अच्छे प्रवाह के लिए भारतीय प्रायद्वीप का गर्म होना बहुत जरूरी है। मार्च अप्रैल में अधिक बारिश से तापमान में कमी होने से मानसून के प्रभावित होने की आशंका करीब 42% है।
खासकर उत्तरी और मध्य राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। पैरा, बदलते मौसम ने इस बार अपना असर दिखा दिया है। एक और बाढ़ तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश तो तीसरी ओर ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। विराम।